सिर्फ डीडी उर्दू पर। कहती है धड़कन कुछ सुनती है, आँखें कुछ कहती है, धड़कन कुछ सुनती है, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। आदाब नाज़रीन, परवाज़े निस्वा में आपका खैर मक़दम है। आज हम परवाज़े निस्वा में बात करेंगे एक ऐसी खातून की शख्सियत की कि जिनके पास फ़न का जादू लाजवाब था, जिनकी आवाज़ में बला का जादू था। जब वो गाती थी तो नग़मों को नई ज़िंदगी मिलती थी। उनके गाने का अंदाज़ नग़मों की तासीर ही बदल देता था। खुदा ने उनको एक खूबसूरत आवाज़ दी थी। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में से एक शमशाद बेगम। शमशाद बेगम 14 अप्रैल सन 1919 को लाहौर में पैदा हुईं। उनके वालिद मियां हुसैन बख्श और उनकी अम्मी बहुत ही क़दामत पसंद लोग थे। शमशाद की गुलकारी का आगाज बहुत छोटी उम्र से ही हो गया था। गौरतलब बात यह है कि उन्हें मौसीकी की किसी तरह की तालीम कभी हासिल नहीं हुई। घर और बिरादरी के त्योहारों में ही गाकर उन्होंने अपने इस फन को निखारा। बचपन से ही उनको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो तो 5 साल की उम्र से ही घर के फंक्शंस में हिस्सा लेती थी, क्योंकि अगर मुहर्रम हो तो मरसिए जब गाते हैं तो गाती थी सब। कोई घर में नात खानी हो तो नाते गाती थी और सब उनको एक एक पैसा जो है था इनाम की तरह दे देते थे। घर में कोई शादी हुई तो सबसे आगे उनको पकड़ के लाते थे कि भाई ये गाएगी तो मज़ा आएगा। फिर वो 7 साल की उम्र में स्कूल में गई। उन दिनों में इतनी जल्दी स्कूल नहीं भेजते थे, 7 साल की उम्र में भेजते थे। तो स्कूल में भी टीचर ने कहा कि भाई प्रेयर लीड करो। तो असल में तो टीचर को मालूम ही नहीं था कि ये लड़की की आवाज़ अच्छी है, मगर जिस दिन प्रेयर हुई तो जो आगे बड़ी लड़कियां खड़ी थी उन्होंने गाया और पीछे बच्चों ने उनका वही रिपीट किया। तो एक लड़की की आवाज़ बड़ी शार्प थी और बड़ी सुर में थी। तो टीचर ने कहा कोई लड़की नई आई है जिसकी आवाज़ बड़ी सुर में है और बहुत अच्छी है, तो कौन सी नई लड़की आई है, तो ढूंढो, हम उसको बोलेंगे लीड करने के लिए। फिर वो ढूंढ शुरू हुआ। तो जो नए नए बच्चे आए थे उनकी सबके उन्होंने सुना उनसे, तो मम्मी को उन्होंने निकाला बाहर और कहा कि ये लड़की की आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो फिर मम्मी बहुत छोटी थी कद में और वो बड़ी बड़ी लड़कियां लीड करती हैं प्रेयर में, तो एक स्टूल खड़ा करते थे, उसके ऊपर इनको खड़ा कर देते थे और ये गाना उनको, ये प्रेयर को लीड करती थी। जैसे बच्चे गाते हैं तो हम भी गाते, अपने स्कूल में जाते, वहाँ नज़में पढ़ते, तो इस तरह सब कहें बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, तो लोग अच्छा कहेंगे तो आदमी को महसूस ही होगा कि मैं ठीक ही कुछ कर रहा हूँ, गा रहा हूँ तो अच्छा ही गा रहा हूँ।
तो घर में नाते सुनते हमसे, जो मजहबी गाने होते हैं वो गाने सुनते, तो हमको उसके ऊपर से पैसे भी मिलते, 2 पैसे घर में मिल जाए ना, हमारे तो ऐश हो जाते थे उसी से। अरे हाँ, मेरा भाई इतने ज़ोर से थप्पड़ मारता था तो मेरे 14 तबक रोशन हो जाते थे सिर के। हाँ, मैं इतने ज़ोर से थप्पड़ मारते सिर के ऊपर कि चुप नहीं करती, तो हर वक्त गाती फिरती। जो घर में बैठे अकेले भी गाने में मना करते थे नहीं। उनके वालिदैन उनकी गुलकारी में दिलचस्पी लेने के हक में बिल्कुल नहीं थे। 1931 में महज 12 बरस की उम्र में उन्हें जेनोफोन म्यूजिक कंपनी की तरफ से 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तब उनके चचा जान अमीर खान साहिब ने उनके वालिद को मनाया कि वो शमशाद को गाने की इजाजत दें। इजाजत तो मिली, लेकिन इस शर्त पर कि शमशाद बुर्के में गाएंगी और उनकी तस्वीर नहीं ली जाएगी। उन्हें हर गाने के लिए 15 रुपए मिले और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर कंपनी ने उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया। मेरे चचा बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमें इस लाइन में कहा कि सबकी दुनिया गाती है, क्या हुआ, ग्रामोफोन कंपनी में इनको, उन्होंने मेरे को ले गए। वहाँ मास्टर गुलाम हैदर साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने ट्रायल लिया तो हम भी भर्ती हो गए, जैसे क्या नाम रंगूर भर्ती होते हैं। ग्रामोफोन से मैं चली गई रेडियो में, रेडियो पे 3 साल 5 साल गाया, 4 साल। उन दिनों में तो अभी ना मूवीज़ थी ना प्लेबैक था, तो रिकॉर्ड्स होते थे, रिकॉर्ड्स बनते थे, प्राइवेट रिकॉर्ड्स। तो मेरे नाना ने कहा नहीं, मैं इसको उस लाइन में नहीं डालना चाहता, लड़की है, कल इसकी शादी होएगी। तो उन्होंने कहा क्या है, लड़की है तो शादी है, इतना अच्छी उसकी आवाज़ है, उसको क्यों आप दबाते हैं, आप उसको गाने दीजिए। तो फिर मम्मी जेनोफोन में गए। जेनोफोन से उनके जो बहुत रिकॉर्ड पॉपुलर हुए। शमशाद बेगम ने मास्टर गुलाम हैदर जेनोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी में म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। उनकी म्यूजिक डायरेक्शन में ज़िंदगी में पहला गाना गाया है और बहुत से गाने गाए। आप बेकरार होंगे ये जानने के लिए कि शमशाद बेगम की गुलकारी क्या रंग लेकर आई, कैसे उनकी तरबियत हुई, किस तरह वो तेज़ी के साथ ज़िंदगी में कामयाब हुई, किस तरह फिल्मों में उनको नग़मे गाने का मौका मिला और किस तरह वो लगातार कामयाब होती गईं। 1932 में उन्हें जनाब गणपत लाल बत्तो, जो पेशे से एक वकील थे, इश्क हो गया। घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, पर शमशाद बेगम ने उनकी एक ना सुनी और उन्हीं के साथ सन 1934 में 15 बरस की उम्र में अपना घर बसा लिया। उनकी शादीशुदा जिंदगी उन दोनों के आपसी तालमेल की वजह से खूब अच्छी गुजरी। मेरी माँ की तो लव मैरिज थी, क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे। सो इट वाज अ लव मैरिज। सो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मुझे ये नहीं कहना मैं गाना छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। दूसरे मुझे कभी मज़हब चेंज करने को नहीं कहना, तुम अपने मज़हब में रहो, मैं नहीं तुम्हें कहती कि तुम मज़हब चेंज करो, मगर मुझे नहीं कहना। एक तरफ उनकी जाती जिंदगी खुशहाल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके रिकॉर्ड्स को खूब शोहरत और कामयाबी में लही थी, जिसकी वजह से वो रेडियो की तरफ बढ़ीं। 1937 में उन्होंने लाहौर और पेशावर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया। फिर वो रिकॉर्डों से रेडियो स्टेशन पे आ गए, क्योंकि तब रेडियो स्टेशन आ गए थे। और उस वक़्त रेडियो स्टेशन पेशावर रेडियो स्टेशन से मम्मी गाते थे, क्योंकि उस वक़्त अभी लाहौर का रेडियो स्टेशन नहीं बना था। तो मम्मी पेशावर जाते थे रेडियो में प्रोग्राम करने के लिए, और उधर वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि वो 6 महीने पेशावर में रहते थे और थोड़ा टाइम लाहौर में रहते थे। फिर लाहौर में रेडियो स्टेशन खुल गया,
तो फिर मम्मी लाहौर में शिफ्ट कर गए। उनकी शोहरत बढ़ी तो उन्हें मुंबई का बुलावा आया और फिल्मों में अदाकारी के ऑफर्स आने लगे, पर उनके वालिद इसके सख्त खिलाफ थे। लिहाजा उन्होंने कैमरे से दूर ही रहने का फैसला किया। उनके वालिद को तब मानना पड़ा जब शमशाद का निकाह हो जाने के बाद महबूब खान साहिब ने उनके शौहर को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उन्हें मुंबई भेज दें। 38 के 39 में इन्होंने क्या नाम था इनका, पंचोली साहब ने स्टूडियो उनका वहाँ था ना, पंचोली स्टूडियो, तो उन्होंने पिक्चरें बनानी शुरू की। तो प्लेबैक आया तो फिर उसमें ये अमला जट 39 में मेरा ख्याल है मैंने किया वहाँ पहले। फिल्में आने लग गई तो मेरे नाना को कहा कि भाई ये फिल्मों में गाएंगे। मेरे नाना ने कहा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी शक्ल नज़र आए, तो हमारे मज़हब में नहीं अलाउड है। क्योंकि उन दिनों में प्लेबैक नहीं था, तो जो एक्टर परफॉर्म करता था वही गाता था। तो मेरे नाना ने कहा नहीं, मेरी बेटी नहीं करेगी। 4 साल बाद ना प्लेबैक आ गया, इन्वेंशन आई, तो फिर वो आए, उन्होंने कहा कि अभी हम आपकी बेटी का वो लेना चाहेंगे गाना। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा है कि वो एक्टिंग नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं, एक्टिंग नहीं करें, वो पीछे से पर्दे के पीछे से गाएंगे और उनकी शक्ल नहीं आएगी, एक्टर की आएगी या एक्ट्रेस की आएगी और वो गाना गाएंगे। बस उधर से फिर प्लेबैक शुरू हो गया। महबूब खान साहिब ने अपनी कई फिल्मों के गाने शमशाद की आवाज से सजाए और फिर देखते ही देखते शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के आसमान में छा गईं। उन्होंने कई मशहूर अदाकाराओं के लिए गाने गाए मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे, और वो बहुत जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब गुलकारा बन गईं। शमशाद अपने करियर की बुलंदी पर थीं, पर तभी एक दर्दनाक वाकये ने उनको तोड़ कर रख दिया। 1955 में एक हादसे में उनके शौहर की मौत हो गई और वो गाना छोड़ बैठी। मेरे जब फादर की डेथ हुई तो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं गाऊंगी, अभी कभी नहीं गाऊंगी। 1957 में एक बार फिर महबूब खान ने उन्हें गाने के लिए राजी कर लिया और मदर इंडिया के नगमों के साथ उन्होंने अपनी वापसी की। उसके बाद उन्होंने कई कामयाब फिल्मों के नगमे गाए, जैसे कि हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, लव इन शिमला, बेवकूफ, मुगल आजम। जारी है सफ़र शमशाद बेगम की मौसीकी का, शमशाद बेगम की गायकी का, शमशाद बेगम की आवाज़ का जादू अभी भी हम पर सर चढ़कर बोल रहा है। शमशाद बेगम ने कई मौसीकारों के नगमों को अपने सुर देकर उनके करियर बना दिए, पर माली तौर पर उन्हें कभी इसका फायदा ना पहुंचा। लेकिन एक सच्चे फनकार की तरह उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था। उन्होंने तो बस अपने फन से मोहब्बत की थी। सिल्वर जुबली पिक्चर सारे गाने चल गए हैं मगर ये इंडस्ट्री इतनी अनग्रेटफुल है कि वो फटाफट भूल जाते हैं कि किसने मदद की। मगर मेरी मम्मी को मदर को कोई अफसोस नहीं इस बात पे। वो कहती थी ठीक है, अगर कोई नहीं लेता तो मत ले, मेरे पास काम की कमी है, मेरे को पास और काम आता है। तो वो कभी किसी से नाराज़ भी नहीं होती थी कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं लिया। वो ये तो कभी कहती नहीं थी कि, बल्कि हम बोलते थे आपने उसकी मदद की, देखिए अभी आप उसकी पिक्चरों में नहीं। तो कहते क्या हुआ, मैंने कोई इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? नहीं, मैंने मदद की थी। आते हैं रोते हैं आपसे, मतलब है आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी नरम साइड देख के कि आप बहुत नरम दिल हैं, और वो कहानी सुनाएंगे, आप फिसल जाते हो और आप उनके काम कर देते हो। जब वो टॉप पे पहुंचते हैं तो फिर वो आपको भूल जाते हैं।
तो मम्मी मुझे पढ़ते ही ये कहते हैं, जब मैंने उसकी मदद की थी तो मैंने कहा था कि जब तू टॉप पे आएगा तो मुझे मेरे से गाने लेगा। अगर मदद को इस तरह कन्वर्ट करना है तुमने, तो बोले फिर तो मैंने बिजनेस किया, मैंने मदद क्या की, मैंने तो बिजनेस किया। मैं आज तुम्हें मदद कर रही हूँ, टॉप पे आओगे तो मेरे से गाने लेना। वो कहते हैं ये मेरी थ्योरी नहीं। बहुत ही खुश मिजाज की लेडी थी और बहुत कॉम्प्लेक्स देने वाली नहीं थी। मुझे बहुत वो जोश दिलाती थी गाने का और बहुत तारीफ़ करती थी। ये उनका नेचर था और हमेशा हंसती रहती थी। सो उससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिला। नई आर्टिस्ट थी मैं और बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ मैंने काम किया। तो मुझे शमशाद बेगम बिल्कुल सादा किस्म की औरत थी। वक्त बदलता रहा, फैशन बदलते रहे, म्यूज़िक डायरेक्टर बदलते रहे, लेकिन शमशाद बेगम जो थी वो वही रही। एक वही सूट, वही दुपट्टा जो ओढ़ के वो पहला गाना गाने के लिए आई थी, आखिरी गाने तक वही पोशाक उनकी रही और वही आवाज़ की खनक रही आखिर तक। शमशाद बेगम की खनकती आवाज को दौलत न सही, लेकिन अपने चाहने वालों से इज्जत और एहतराम खूब मिला। उन्हें कई इनामात से नवाजा गया, जिनमें खास हैं 2009 में मिला ओपी नैयर अवार्ड और सन 2009 में ही पद्म भूषण। उनका धर्म ईमान जो था ना, वो उनका गाना था। अगर उनको कहेंगे ना गाओ नहीं, तो वो मेरा ख्याल है वो कहेंगे मैं मर जाऊंगी। ये वाला हाल था उनका। 23 अप्रैल सन 2013 को 94 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उस दिन फिल्म इंडस्ट्री ने एक नायाब हीरा खो दिया। उनकी गुलकारी का अंदाज आज भी सुनने वालों के दिलों में हिलोरें लेता है। शमशाद की आवाज़, शमशाद का अपना उसकी सादगी वो अपनी थी, समझे, वो दूसरे किसी में आ नहीं सकती। जो उनकी सबसे बड़ी बात थी, आज भी हिंदुस्तान के किसी कोने में भी उनका नाम लिया जाता है तो बड़ी इज्जत से लिया जाता है कि उन्होंने प्रिंसिपल पे चली हैं। उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री में काम किया है जहाँ स्कैंडल पे स्कैंडल होते हैं, लोग बदनाम होते हैं, पर ऐसी रही कि जैसे कमल पानी में रहता है, कमल की तरह वो गीली नहीं हुई। तो आज भी लोग जब उनका इज्जत से नाम लेते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि नाम तो सबको मिल जाता है मगर इज्जत किसी किसी को मिलती है। शमशाद बेगम अपने ज़माने की मशहूर मारूफ शख्सियत थी। वो एक कामयाब गुलकारा भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को फिल्मी चकाचौंध से दूर रखा। वो मानती थी कि फनकार कभी मरते नहीं हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि लोग उन्हें उनके जाने के बाद उनके नगमों के हवाले से याद करें। और देखिए उनकी ख्वाहिश किस तरह पूरी हुई है। हम आज भी उन्हें उनके नगमों से, उनकी आवाज़ से, उनकी मौसीकी से, उनके गानों से याद करते हैं। और यही उनकी कामयाबी है, यही शमशाद बेगम की कामयाबी है।